उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। हिमालय की गोद में बसा यह राज्य गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है, चार धाम यात्राओं का केंद्र है और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड को एक और वजह से राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। ये बहस विकास का नहीं है, बेरोजगारी का नहीं है और न ही स्वास्थ्य व्यवस्था का है। ये बहस पहचान की है, धर्म की और राज्य सत्ता के इस्तेमाल की है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में बार बार कुछ शब्द सुनाई देने लगे हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी कट्टर प्रवृत्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। पहली नजर में ये अलग अलग राजनीतिक मुद्दे लग सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें एक साथ रखकर देखा जाता है तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है। सवाल ये है कि क्या ये केवल राजनीतिक नारे हैं, राजनीतिक गलियारों के नारे हैं, या फिर इन नारों का असर राज्य की नीतियों और प्रशासनिक कार्यवाहियों में भी दिखाई देती है। कि यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब नहीं होंगे, देवभूमि का मूल अस्तित्व खराब नहीं होगा। दिसंबर 2021 में हरिद्वार में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, धर्म संसद नाम से। 3 दिनों तक चले इस आयोजन का विषय था इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य। ये अपने आप में ही एक असामान्य फ्रेमिंग थी, क्योंकि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बताने का दावा मुख्य धारा के किसी भी राजनीतिक या संवैधानिक विमर्श का हिस्सा नहीं था। लेकिन इस मंच से मुसलमानों के खिलाफ खुले तौर पर भाषण दिए गए। कई वक्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और हथियार उठाने की खुली अपील की। वीडियो वायरल हुए। या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश सहित दर्जनों वरिष्ठ लोगों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। 76 से अधिक वकीलों और पूर्व अधिकारियों ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखे। जनवरी 2022 में यति नरसिंहानंद समेत 10 आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन वर्षों बाद भी एक भी अंतिम दोष सिद्ध सामने नहीं आई। संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करेंगे। ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। यही वह क्षण था जिसने एक बड़ा सवाल पैदा किया। क्या उत्तराखंड में मुसलमानों को लेकर सार्वजनिक भाषा बदल रही है? धर्म संसद के बाद उत्तराखंड की राजनीति में एक नया शब्द तेजी से लोकप्रिय हुआ, लैंड जिहाद। 29 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि राज्य सरकार ने लैंड जिहाद के रूप में कब्जाई गई 5000 एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त कराया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारतीय कानून में लैंड जिहाद नाम का कोई कानूनी श्रेणी मौजूद ही नहीं है। यह एक राजनीतिक शब्द है, आप इस बात को भली भांति जानते हैं, कानूनी शब्द नहीं है। इसके बावजूद मई 2023 तक राज्य सरकार ने 3793 स्थानों को अतिक्रमण के रूप में चिन्हित कर चुकी थी, जिनमें सबसे अधिक 1433 मामले नैनीताल से थे और 1149 मामले हरिद्वार जिले से। सवाल केवल अतिक्रमण हटाने का नहीं था, सवाल बल्कि यह था कि क्या प्रशासनिक कार्यवाहियों को एक धार्मिक पहचान के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। मुल्लावादी कट्टर प्रवृत्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की। यही वह दौर था जब उत्तराखंड में मज़ारों और मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हुई। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार 2023 और 2024 के बीच 300 से अधिक मज़ारों को तोड़ा गया या ध्वस्त किया गया। केवल 90 दिनों में 330 मज़ारों पर कार्रवाई की बात सामने आई है। सरकारी सर्वेक्षण में 1400 धार्मिक संरचनाओं को सरकारी जमीन पर अवैध बताया गया है। सरकार का कहना था कि यह अतिक्रमण हटाने का अभियान है, लेकिन आलोचकों ने सवाल पूछा है कि यदि ये केवल कानून का सवाल है तो मंदिरों और उन धार्मिक संरचनाओं पर उसी पैमाने से कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई देती। कई मानवाधिकार संगठनों और शोधकर्ताओं ने इसे चयनात्मक कार्रवाई बताते हुए कहा कि इसका प्रभाव लगभग पूरी तरह से एक समुदाय पर केंद्रित दिखाई देता है। तो ये सोच रहे हैं ये जो है बोर्ड हमारा है नहीं, इनको जाड़ के एक तरफ रख दिया जाए, यहाँ पे कुछ भी बना देंगे हम। सरकार तो कुछ भी बना सकती है, कुछ भी जाड़ के किसी का भी। 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में जो हुआ, उसने इस पूरी बहस को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। एक मस्जिद और मदरसे को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। कुछ ही घंटों में विरोध शुरू हुआ, झड़प हुई, आगजनी और पुलिस कार्रवाई ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कम से कम 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें अधिकांश मुसलमान थे।
मुख्यमंत्री धामी ने शूट ऑन साइट का आदेश जारी कर दिया। 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई मामलों में यूएपीए जैसे कठोर कानून लगाए गए। बाद में 9 आरोपियों की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस ने सीधे आंदोलनकारियों पर फायरिंग की है, जबकि हम लोग आंदोलन में रहे हैं। जब भी जनता की तरफ से यदि कोई प्रदर्शन होता है तो पुलिस पहले आंसू गैस के गोले छोड़ती है, पानी की बौछारें करती है और रबड़ की गोलियां मारती है, और उसके बाद जब चीजें नहीं निपटती हैं तब फायरिंग होती है। लेकिन इस मामले में जितनी जानकारी हमको मिल रही है कि सीधे पुलिस द्वारा जो है लोगों पर फायरिंग की गई है। ठीक खास इसी समय पर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित किया। 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में यह कानून पारित हुआ और सरकार ने इसे महिलाओं के अधिकारों तथा समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं। लेकिन आलोचकों ने कहा है कि इसका सबसे अधिक प्रभाव मुस्लिम व्यक्तित्व कानूनों पर पड़ता है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने इसे हिंदू कोड कहा और सवाल उठाया कि अनुसूचित जनजातियों को अगर छूट दी गई है तो मुसलमानों को क्यों नहीं दी गई। इसके समानांतर एंटी कन्वर्जन कानून और कठोर बनाया गया। समर्थकों ने इसे जबरन धर्मांतरण रोकने का कानून बताया है, जबकि आलोचकों ने कहा कि व्यवहार में इसका उपयोग मुख्य रूप से मुस्लिम युवकों और अंतर धार्मिक संबंधों के खिलाफ होता है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े इस बहस को और दिलचस्प बनाते हैं। 835 मामले हुए हैं, 1682 गिरफ्तारियां, लेकिन 2024 के बीच यानी मध्य तक एक भी सजा साबित नहीं हुई, दोष सिद्ध नहीं हुआ। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और गौचर जैसे जिलों में मुस्लिम व्यापारियों और फेरी वालों के खिलाफ चलाए गए अभियानों ने इस कहानी को एक और नया आयाम दिया है। कई स्थानों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग उठी है। 2024 में एक व्यापारिक संगठन ने मुसलमानों को शहर छोड़ने के लिए समय सीमा तक घोषित कर दी। पहले जहाँ पर गैर हिंदुओं रोहिंग्या मुसलमानों का प्रवेश वर्जित लिखा गया था, अब उसकी भाषा थोड़ी सी बदल दी गई है कि ग्राम सभा क्षेत्र में बिना अनुमति के बाहरी फेरी, कबाड़ी, चंदा मांगने वाले आदि असत्यापित लोगों का बिना ग्राम सभा पंचायत के अनुमति के गाँव के क्षेत्र में घूमना, प्रवेश करना वर्जित है। आज्ञा से ग्राम प्रधान एवं समस्त ग्रामवासी। देहरादून में जामा मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर मार्च निकाला गया, जबकि जिला प्रशासन स्पष्ट कर चुका है कि मस्जिद 1969 से कानूनी रूप से पंजीकृत है। यह केवल कानूनी सवाल नहीं था, बल्कि यह इस बात का भी संकेत था कि समाज के एक हिस्से को मुसलमानों की उपस्थिति को लेकर असहजता और विरोध किस स्तर तक पहुंच चुका है। इन सभी घटनाओं को अगर एक साथ रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न उभरता है। पहले एक नैरेटिव सामने आता है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, देवभूमि को खतरा है। फिर उसी नैरेटिव के आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई दिखाई देती है। फिर जब विरोध होता है तो कानून व्यवस्था के नाम पर कठोर कदम उठाए जाते हैं। यह पैटर्न सही है या नहीं है, यह आपको तय करना है, आप दर्शकों को तय करना है। आप में से जब तक एक भी दर्शक किनारे खड़ा होकर तथ्यों को देख रहा है, जांच परख रहा है, तब तक तथ्यों के बचे रहने की संभावना है। लेकिन अब ये कहानी सिर्फ उत्तराखंड तक नहीं रह गई है, यह उस दिशा की कहानी बन गई है, उस दिशा में बढ़ गई है बात आगे जिसमें भारत की राजनीति, प्रशासन और अल्पसंख्यकों के साथ राज्य का संबंध आगे बढ़ता दिखाई देता है और ये ट्रायल के रूप में उत्तराखंड में काम शुरू हो गया है। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। चैनल का नाम है रियाज हैदर। धन्यवाद।